गैनीमीड जुपिटर के गैलीलियन चंद्रमाओं में से तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा और सोलर सिस्टम में पानी के महासागर का घर। लेकिन कुछ और भी है जो गैनीमीड को पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग करता है। जुपिटर के इस विशाल चंद्रमा की सतह के नीचे गहराई में एक पेचीदा रहस्य दबा हुआ है। चलिए एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। आज इस वीडियो में हम गैनीमीड पर होने वाली अजीब घटनाओं की जांच करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस चंद्रमा की सतह पर यह अजीब से अविश्वसनीय पैटर्न क्या है। जुपिटर के 79 अलग अलग चंद्रमा है और गैनीमीड गैलीलियन चंद्रमाओं के रूप में जाने जाने वाले समूह का तीसरा है, जिसमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा शामिल हैं। बाकी 3 गैलीलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा, कैलिस्टो हैं। गैनीमीड इन चारों चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, जिसका डायमीटर 5268 किलोमीटर है। तुलना के लिए ये चांद पृथ्वी के डायमीटर का 0.41 गुना है और पहले के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन से 1.02 गुना अधिक है। शुरुआत में टाइटन अपने घने वातावरण के कारण बड़ा दिखाई दिया, जो अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाद में अध्ययन से पता चला कि ये वास्तव में जैसा दिखता है उसकी तुलना में बहुत छोटा है। गैनीमीड की वॉल्यूम मरकरी की वॉल्यूम से 26% ज्यादा है, हालांकि इसमें उतना द्रव्यमान नहीं है। मरकरी की डेंसिटी 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की तुलना में गैनीमीड की औसत डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा इसकी रचना के कारण है। यूरोपा की तरह गैनीमीड की सतह पानी की बर्फ की एक मोटी परत है, जो 150 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है, जिसके नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर माना जाता है। और जब मैं विशाल कहता हूँ, मतलब ये सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि मरकरी के पास बहुत कम पानी है और डेंस मेटल में समृद्ध है। गैनीमीड पर पानी की प्रचुरता इसकी औसत डेंसिटी को कम कर देती है। गैनीमीड का महासागर इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों और समुद्रों की तुलना में ज्यादा पानी है, और ये हमारे महासागर के सबसे गहरे पॉइंट की तुलना में औसतन 10 गुना ज्यादा गहरा है। इसका करीब 100 किलोमीटर गहरा होने का अनुमान है। इतने सारे पानी का मतलब है कि गैनीमीड सिर्फ 50% चट्टान से बना है और बाकी का हिस्सा पानी और थोड़ी मात्रा में मेटल्स और दूसरी चीजें हैं। गैनीमीड का नाम शास्त्रीय पौराणिक कथाओं से आता है, जहां ज़्यूस ने गैनीमीड नामक एक युवा लड़के को देवताओं के लिए पानी के एक कपवाहक के रूप में नियुक्त किया था। ये नाम इस चांद के लिए उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ये चांद भी बृहस्पति के लिए पानी लिए हुए है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैनीमीड में एक वातावरण भी है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पानी और एक ऑक्सीजन से बने वातावरण के साथ क्या ये संभव है कि गैनीमीड पर जीवन मौजूद हो? ये निश्चित रूप से संभव है, लेकिन गैनीमीड की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे असंभव बनाती हैं। गैनीमीड पर ऑक्सीजन से बना वातावरण बहुत पतला है। ये करीब 0.2 से 1.2 माइक्रोपास्कल के बीच है, या पृथ्वी के सी लेवल पर वायुमंडलीय दबाव से लगभग 100 अरब से 500 अरब गुना कम होने का अनुमान है, जो कि सांस लेने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे अपने प्लेनेट पृथ्वी ने यह निश्चित रूप से साबित किया है कि एक इकोसिस्टम सूरज की रोशनी के बिना भी महासागरों की गहराई में पनप सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो गैनीमीड पर ऐसा होने से रोक सकती है। गैनीमीड का महासागर इतना गहरा है कि इसके नीचे का पानी संभवतः प्रेशर की वजह से वापस बर्फ में कंप्रेस्ड हो जाएगा। हमारे महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में जीवन जीवित रह सकता है, क्योंकि जियोथर्मल छिद्रों से मिनरल्स निकलते रहते हैं। कोर और महासागर के बीच इतनी मोटी बर्फ की परत के साथ गैनीमीड पर ऐसा होने की संभावना नहीं है। यूरोपा गैनीमीड का पड़ोसी चंद्रमा इसी वजह से जीवन के योग्य माना जाता है। हालांकि अगर गैनीमीड का महासागर नमकीन है, जिसके पर्याप्त सबूत वहां मौजूद हैं, तो ये गैनीमीड के आंतरिक मेकअप को काफी हद तक बदल सकता है। मॉडल बताते हैं कि एक नमकीन महासागर के साथ ये हो सकता है कि गैनीमीड पर बर्फ की चादरें कई परतों में विभाजित हों। अगर ऐसा है तो सबसे अंदर की परत वास्तव में चट्टानी कोर के संपर्क में हो सकती है, जिससे वहां मौजूद जीवन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन गैनीमीड की बर्फ और पानी के नीचे कुछ और है जो वास्तव में आश्चर्यजनक है, कुछ ऐसा जिसकी वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
किसी तरह से गैनीमेड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड की खोज वैज्ञानिकों ने पहली बार 1996 में की थी, जब गैलीलियो अंतरिक्षयान ने इस चंद्रमा के करीब से कई उड़ानें भरी थी। एक मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा संकेत ऑरोराज की उपस्थिति है, और अविश्वसनीय रूप से ऑरोराज गैनीमेड के कमजोर वायुमंडल में पाए गए थे। इतना ही नहीं, हब्बल ने एक लंबी अवधि में गैनीमेड का अध्ययन किया, जिससे ये साफ हो गया कि ये ऑरोराज वैज्ञानिकों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं डगमगाए। ऐसा संभवतः सतह के नीचे एक नमकीन पानी के महासागर में मैग्नेटिक फ्रिक्शन के कारण हो सकता है। एक मैग्नेटिक फील्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी पर वह विशेषता है जो प्लेनेट को सोलर रेडिएशन से बचाती है, जिससे जीवन फलने फूलने में सक्षम होता है। गैनीमेड के आसपास का क्षेत्र इसे पूरी तरह से रेडिएशन से नहीं बचा पाता, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि गैनीमेड जुपिटर की शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट से टकरा रहा है, जिसका अर्थ है कि ये अभी भी रेडिएशन के भार से प्रभावित हो रहा है। गैनीमेड की सतह में रेडिएशन लगभग 5 से 8 रैम पर डे के हिसाब से है, जो कि केवल 2 महीनों में किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार या मारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये अभी भी अपने पड़ोसी चंद्रमाओं की तुलना में बेहतर है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों है। हमारे प्लेनेट का कोर गर्म और पिघला हुआ है। इसके भीतर संवहन धाराएं इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित करती हैं, जो बदले में हमारे प्लेनेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। हालांकि ये गैनीमेड पर नहीं होना चाहिए। गैनीमेड पृथ्वी से छोटा है और इसके आकार और संरचना को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कोर को अब तक पर्याप्त ठंडा हो जाना चाहिए था और इसे ठोस द्रव्यमान होना चाहिए था, न कि तरल। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स का संवहन यानी कॉन्वेक्शन के माध्यम से आगे बढ़ना रुक जाता और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। जुपिटर के दूसरे चंद्रमाओं में से किसी पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। असल में गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चांद पर आखिर ऐसा क्या चल रहा है? वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन इसका उत्तर गैनीमेड के अपने प्लेनेट और पड़ोसी चंद्रमाओं के साथ रिलेशन में निहित हो सकता है, और एक प्रक्रिया जिसे टाइडल हीटिंग के रूप में जाना जाता है। गैनीमेड एक इसेंट्रिक ऑर्बिट में लगभग हर 7 दिनों में एक बार जुपिटर की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि अपने ऑर्बिट के कुछ पॉइंट्स पर ये दूसरे चंद्रमाओं की तुलना में जुपिटर के ज्यादा करीब है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आता है तो वह उस फोर्स की दिशा में खींचेगा, क्योंकि द्रव्यमान ग्रेविटी की दिशा में खींचा जाता है। हालांकि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के सोर्स से जितना दूर जाएगा उतना ही वो अपने मूल आकार में वापस कंप्रेस हो जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा। जैसा कि गैनीमेड का जुपिटर के चारों ओर एक इसेंट्रिक ऑर्बिट है, ये लगातार ज्यादा और फिर कम ग्रेविटी के अधीन आ रहा है और लगातार खींच रहा है और सिकुड़ रहा है। क्या आपने कभी च्युइंगम की तरह के मटेरियल को एक बॉल के आकार में वापस धकेलने से पहले अपने हाथों में बार बार खींचा और बढ़ाया है? अगर आपने ऐसा किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर बाद ये मटेरियल आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि खींचने से फ्रिक्शन पैदा होता है, क्योंकि मटेरियल अपने आप में रगड़ खाता है और चंद्रमा और प्लैनेट्स के स्केल पर यह फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन के माध्यम से गर्मी पैदा करने वाले इस टाइडल फोर्स को टाइडल हीटिंग के रूप में जाना जाता है। गैनीमेड अपने 2 साथी गैलीलियन चंद्रमाओं आयो और यूरोपा के साथ एक ऑर्बिटल रेजोनेंस में है, जिसे लैपलेस रेजोनेंस कहा जाता है। हर बार जब गैनीमेड जुपिटर की परिक्रमा करता है तो यूरोपा ठीक 2 बार परिक्रमा करेगा और आयो ठीक 4 बार परिक्रमा करेगा। ये मैथमेटिकली इतनी सटीक कॉन्फ़िगरेशन संयोग से नहीं हुई है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रमा की ग्रेविटी एक दूसरे पर खिंचाव पैदा कर रही है और पूरा सिस्टम मोमेंटम को कंजर्व करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसका मतलब है कि गैनीमेड लगातार अपने साथी चंद्रमा की ग्रेविटी द्वारा खींचा जा रहा है और इस पर ग्रेविटी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो शायद टाइडल हीटिंग गैनीमेड को इतना गर्म कर रही है कि उसका कोर लिक्विड बना रहे, जिससे उसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में मदद मिल सके। वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन शायद ये समझाएगा कि गैनीमेड की सतह इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। आपने देखा होगा कि गैनीमेड की सतह
गहरे रंग के क्षेत्रों में विभाजित है, जो इसकी सतह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, और हल्के रंग के क्षेत्र बाकी बचे 2/3 हिस्से को कवर करते हैं। इन दो हिस्सों पर इम्पैक्ट क्रेटर की संख्या की जांच के माध्यम से वैज्ञानिक बता सकते हैं कि गहरे रंग के क्षेत्र वास्तव में हल्के रंग के क्षेत्र से पुराने हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा क्रेटर मौजूद हैं। हल्के रंग के क्षेत्रों में कम क्रेटर हैं, लेकिन उनमें लंबी लकीरें और खांचे हैं जो 700 मीटर ऊंचे और हजारों किलोमीटर लंबे हैं। सचमुच एक शानदार नजारा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि ये लकीरें कैसे बनी। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि गैनीमीड के प्राचीन इतिहास में जब चांद बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा था, तब टाइडल फोर्सेस ने चंद्रमा की सतह को फैला दिया। शायद इसी टाइडल फोर्स ने गैनीमीड के कोर को गर्म रखा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को संरक्षित किया। इसका कारण जो भी हो, गैनीमीड के मैग्नेटोस्फीयर ने वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना को समझने के लिए मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैनीमीड के वातावरण में ऑरोराज वाले क्षेत्रों को मापकर वैज्ञानिकों ने गैनीमीड की उपसतह पर महासागरों के अस्तित्व की पुष्टि की, और गैनीमीड के बाकी रहस्यों के लिए शायद द जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर से हमें जवाब मिल जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस अंतरिक्ष यान को 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च के बाद ये करीब 10 वर्षों में गैनीमीड के ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसका मिशन गैनीमीड समेत जुपिटर के कई चंद्रमाओं की आंतरिक गतिविधि की जांच करना है। तब तक गैनीमीड के ये रहस्य ही रहेंगे। सोलर सिस्टम के विभिन्न स्थानों को देखने से हमें इस बात की बेहतर समझ मिल सकती है कि पृथ्वी पर हमारा निर्माण कैसे हुआ। जोवियन सिस्टम सुरागों से भरा हुआ है, जिसमें 4 बड़े चंद्रमा हैं, और पास के अन्य सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी हम इनसे तुलना कर सकते हैं। जुपिटर के दूसरे चंद्रमाओं के बारे में जानने के लिए ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा।